ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसे हम म्यू से लिखते हैं, जब वो फ्री स्पेस के लिए होता तो म्यू नॉट लिखते हैं। देखिएगा, मैं तो बताऊं बेटा, जैसे परमिटिविटी जो था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वो होता था कि डिग्री टू विच अ सब्सटेंस रेजिस्ट द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में कोई रखा, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम होता है, वो इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो उसको कितना रेजिस्ट कर सकता है। तो अगर परमिटिविटी जिसे एप्सिलॉन से लिखते थे वो रेजिस्टेंस था, अपोजिशन था, तो परमेबिलिटी जो है ये बेटा कंडक्शन है, ये सपोर्ट है। तो इसलिए एक फिजिकल डेफिनेशन जानते क्या है बेटा, इसकी फिजिकल डेफिनेशन क्या आई? इसकी फिजिकल डेफिनेशन होती है द डिग्री ऑफ कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ सब्सटेंस या थ्रू अ मीडियम। किसी मीडियम से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी आसानी से कंडक्ट हो सकती हैं, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है उस मीडियम का। बोलिए, बात क्लियर है? डिग्री अप टू विच मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड कैन कंडक्ट थ्रू अ मीडियम is called magnetic permeability। म्यू, राइट? ये आएगा। फार्मूला निकाला तो यहां से निकाल लीजिएगा। सिंस तुम्हें याद है H इक्वल टू आया था B अपॉन म्यू, तो यहां से बताइएगा म्यू इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन H। ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, क्योंकि म्यू इज अ नंबर, तो म्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये वेक्टर नहीं है। म्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन सबको पता ही है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, लेकिन आप यहां निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा। बी का याद है बेटा, या यूनिट ही निकाल लो। बताओ बेटा, यूनिट ऑफ म्यू क्या आएगा? देखो, बी का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर अपॉन एच का अभी निकाला था बेटा, क्या आया था? एम्पियर पर मीटर ना। ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आएगा, ये इसका यूनिट आएगा। डायमेंशन निकालना चाहते हैं, ये आप निकालो। डायमेंशन ऑफ म्यू, न्यूटन का डायमेंशन क्या हुआ? mlt-2 और एम्पियर का a-2। तो डायमेंशनल फार्मूला आपका बन गया mlt-2 a-2। एक बार चेक कर लो, करेक्ट है ना? तो ये एक तरह से डिग्री ऑफ कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू मीडियम होता है। किसी मीडियम से मैग्नेटिक लाइंस कितनी आसानी से गुजरती हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस को अपने से मुश्किल से गुजरने देगा उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कम होती है, जो आसानी से कंडक्ट करने देगा उनकी ज्यादा होती है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसलिए तुम्हें याद होगा, जैसे सॉफ्ट आयरन का जो कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल होता है, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, केवल ये जानकारी है। रिलेटिव परमेबिलिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके पहले हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद ये चौथी डेफिनेशन थी, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब जो लिख रहे हैं ये फिर इंपॉर्टेंट। ये 5वां पॉइंट है। अगर नंबरिंग लिख रहा है तो डाल लेना, नहीं लिख रहा है तो उसके ऐसे लिख दो। और वो है रिलेटिव परमेबिलिटी या मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसे बेटा म्यू आर से लिखते हैं। आई होप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि म्यू आर क्या होगा। इट इज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना? तो रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो देयरफॉर म्यू आर इक्वल टू बेटा म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। फिर आप देख लें जरा, यहां पर
म्यू और म्यू नॉट का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है, इसका तो म्यू आर डायमेंशन एंड यूनिट लेस है, तो म्यू आर इज डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, इट इज स्केलर क्वांटिटी है ये। अब आप ध्यान रखिएगा, फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये जो म्यू आर है बेटा, इट इज लेस देन 1 से छोटा होता है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू आर इज लेस देन 1। याद करो काई एम था वो लेस देन 0 था, यानी नेगेटिव था, ये नेगेटिव नहीं है, 1 से छोटा है। म्यू आर इज दिस। बड़ा करेक्टली लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे कि सर म्यू आर इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा। 0 तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि म्यू आर 0 तो हो नहीं सकता। 0 कब होगा? जब म्यू 0 हो। नेक्स्ट, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये बेटा म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है, वो 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा। फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस म्यू आर इज क्वाइट लार्जर देन 1 से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर ये 1 के टर्म में बताता है कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है या कुछ ज्यादा बड़ा है, जबकि काई एम जो था वो 0 के रेस्पेक्ट में बताया जाता था। ठीक है, तो ये बातें यहां पर आई। अब एक तुम्हारे मन में एक रिलेशन भी आ रहा होगा कि सर वहां पर लेस देन 0 वगैरह आ रहा था 1 पर, यहां 1 आ रहा है, तो क्या काई एम और म्यू आर में कोई रिलेशन है? तो अगला स्टेप ही हमारा है, न्यूमेरिकल भी इससे छोटा मोटा आपसे पूछ लेते हैं। तो अगला लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। इसमें हमें रिलेशन चाहिए। एक तो तुम्हें है कि याद होना चाहिए, और थोड़ा है चलो हम निकाल देते हैं, आप बोर्ड गोइंग भी हैं तो इसलिए निकाल भी देते हैं। देखो हमने एक चीज पढ़ा था, सिंस, तुम्हें याद है एच का फॉर्मूला क्या आया था? अगर अब रिसेंटली तुम्हें जस्ट याद हो तो हमें किसका बताना, रिलेशन इसमें। चलो बी से स्टार्ट करते हैं। बी का थोड़ा मुझे आसानी से याद होता है, तुम्हें याद होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई था, ये। ठीक है बेटा, हमें किसमें रिलेशन चाहिए? एच और आई इसमें है। काई एम, आई इक्वल टू, आई कितने के बराबर होता था? हमने लिखा था काई एम की एंट्री करानी है। आई इक्वल टू बेटा याद करो कितने के बराबर था, यहां से आते हैं, एक साइड वर्क करिएगा। तुम्हें याद होगा काई एम जो था आई बाई एच था। अगर एरो हटा के बात करें चलेगा, तो आप देखो आई इक्वल टू काई एम एच होता है ये। तो आई की जगह काई एम अगर हम लिखें, म्यू नॉट, देखो H प्लस काई एम एच, H को कॉमन निकाल लीजिए, H को कॉमन निकाल लीजिए यहां पर, तो आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट, H को कॉमन निकाल लें, 1 प्लस काई एम आ जाएगा। H को इधर ले आइए, तो B अपॉन H इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम आता है। और B अपॉन H याद है बेटा, म्यू होता है ना ये, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ये बेटा अभी भी डेफिनेशन पढ़ा है। देयरफॉर देखो बेटा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम आया, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या है? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तुमने अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली देखा हो तो काई एम 0 से डील कर रहा था, काई एम जब 0 से डील कर रहा था तो म्यू आर 1 से डील कर रहा था। असल में दोनों के बीच 1 का ही फर्क है। काई एम में 1 जोड़ दो, म्यू आर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ना याद रहे तो डिराइव करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा कुछ इस चैप्टर में सुनिएगा, ये 4-5-6 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पूछी भी जाती हैं, और पूछे जाने से ज्यादा तो पता होना चाहिए, क्योंकि अब इस चैप्टर में इनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा और इनको आप ध्यान रखें। अब अगला हमारा कार्य क्या होगा? अगला कार्य होगा जो डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनके बारे में पढ़ना और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करना। दैट्स व्हाई आई आस्क, मैंने आपसे पूछा था, आपने 9-10 तक पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो आप बता रहे हो केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा है। दूसरा जो मेन बात ये कहना चाहते थे, मेरा अपनी खुद की गट फीलिंग कहती है कि जो पिछले 2 साल से पेपर दे रहे हैं, 19 और 20 में नहीं, 21 और 22 में जो दिया है,
ये उन पॉइंट्स को, उन चैप्टर्स को जिनके ऊपर टीचर्स ने या हम लोगों ने और एग्जामिनर ने कम महत्व दिया है, कम क्वेश्चन दिए, उन पे सवाल दे रहे हैं। तो इस चैप्टर से ये सवाल उठा सकते हैं और इस चैप्टर का सवाल न्यूमेरिकल तो कम मिल रहा है, तुम गौर से देखो तो थ्योरी और मेमोरी ज्यादा मिल रही है। चलिए कल मिलते हैं सुबह क्यों, वही 3 से 4 के बीच में, ठीक है बेटा।